कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का अध्याय 2 है कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन। सबसे पहले हम लेखिका परिचय जान लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर हुआ था। पश्चिमी पंजाब में गुजरात नाम का जो ज़िला है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये सभी उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र या संस्मरण हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिले हैं साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि हम कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। इनके जो चरित्र हैं, इनकी रचनाओं के चरित्र हैं, वो इतिहास या पुराण से नहीं हैं, बल्कि आसपास के जीवन से ही लिए गए हैं। इसलिए लोगों को इनके रचनाओं को पढ़ने में बहुत रुचि उत्पन्न होती है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी और हशमत आदि। इनका जो साहित्यिक संसार है, जो इन्होंने रचनाएं लिखी है, उनके जो पात्र हैं वो लोगों को हमेशा याद रहते हैं, इसलिए उनको अमर कहा गया है। जैसे शाहनी जो पात्र है, ये सिक्का बदल गया है कहानी में से लिया गया है। हम हशमत संस्मरण है, उसमें से लिया गया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। कृष्णा सोबती ने भी विभाजन की पीड़ा को झेला है। इनका जन्म पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हुआ था और ये वहाँ से जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तब भारत आई और जगह जगह पर घूमते हुए बाद में दिल्ली रहने लगी। इसलिए उस पीड़ा को इन्होंने खुद झेला है, तो इनकी रचनाओं में भी वो नज़र आती है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ये जो सारी रचनाएं हैं, यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव और भीष्म साहनी का तमस, ये जो झूठा सच, आधा गांव, तमस रचनाएं हैं, ये सब भी विभाजन पर आधारित है। इनका जो मूल विषय है ये भारत पाकिस्तान विभाजन ही है। तो इनकी जो ज़िंदगी नामा कृति है, उपन्यास है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने हशमत में हम हशमत जो संस्मरण है, इसमें क्या किया है कि विख्यात लेखकों, पत्रकारों, परिचितों, टैक्सी ड्राइवर, नानबाई, ऐसे लोगों के चरित्र और घटनाओं का वर्णन किया है। और इस रचना के अंत में इन्होंने सबको अचंभित कर दिया, क्योंकि हशमत के रूप में स्वयं कृष्णा सोबती ही उसमें उपस्थित है। इसलिए ये जो कृति है ये अद्भुत बन गई है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है, अर्थात कुछ नयापन दिया है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है, अर्थात इन सब भाषाओं के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। ये पाठ हम पढ़ेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन ही हमारे कोर्स में है।
हमारे पाठ्यक्रम में है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियाँ और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन अध्याय 2। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। साहबों से तात्पर्य है मित्रों, यदि अपन अर्थात हम मटिया महल की तरफ से नहीं गुजर जाते, लेखिका कह रही हैं कि यदि मैं मटिया महल की तरफ से न गुजरती उस दिन, तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों अर्थात देवदूत के धूम धड़क्के में, उनकी भीड़ में, उनमें से नानबाइयों के मसीहा, नानबाई कहते हैं रोटी बनाने और उसे बेचने वाले व्यक्ति, तो उनके मसीहा यानी कि उनके भी देवदूत, उनमें भी महारत हासिल करने वाले मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे लुत्फ़ उठाते अर्थात कैसे आनंद उठाते उनके मसीही अंदाज का, उनके देवदूत प्रकार का जो ढंग था उसको हम कैसे पहचानते, अर्थात उनसे हमारा परिचय कैसे होता मियाँ नसीरुद्दीन से। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। निहायत से तात्पर्य है बिल्कुल ही मामूली। पटापट का अर्थ है आवाज़ आना, पटपट की आवाज़ आना, उसे हम कहते हैं पटापट। आटे का ढेर सनते यानी कि आटे को गीला करते हुए, आटे को मलते हुए ठिठके अर्थात थोड़ी देर के लिए रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। सेवइयाँ जो होती है ईद पर जो ये सेवइयाँ बनाते हैं, जो मैगी जैसी दिखती है और सेवइयाँ पतली पतली सी होती हैं। पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब हमने पूछा कि ये दुकान किसकी है, क्या बनता है यहाँ पर, तो पता चला कि यहाँ पर ख़ानदानी नानबाई हैं। नानबाई अर्थात यहाँ रोटी बनाने और बेचने की ये दुकान है और इस दुकान को चलाते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। उनका परिचय मिलने के बाद उनको बताया गया कि मियाँ इस बात के लिए मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं कि वो 56 प्रकार की रोटियां बना सकते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार अर्थात इतने अनुभव हो गए हैं, जितनी उनकी उम्र है तो चेहरे पर दिखाई देता है कि वो कितने अनुभवी हैं। आँखों में काइयाँ भोलापन, काइयापन अर्थात चालाकी, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी अर्थात माथे पर, ललाट पर मंजे हुए अर्थात माहिर, कारीगर अर्थात काम करने के, तेवर अर्थात भाव भंगिमा। उनके माथे पर ही हम देख सकते हैं कि उन अपने काम में वो कितने होशियार हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। गाहक अर्थात ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया।
पंच हजारी अंदाज कहते हैं पुराने ज़माने में 5,000 सैनिकों का जो अधिकारी होता था उसको अपने आप पर बड़ा गर्व होता था। तो वही उसी गर्वीले रोबीले अंदाज से उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, जोड़ा मतलब अगली बात पिछली बात में जोड़ी या आगे पूछा, मियाँ कहीं अखबार नवीश तो नहीं हो। अखबार नवीश कहते हैं पत्रकार को। यह तो खोजियों की खुरापात है। खोजियों अर्थात जासूसों, खुरापात अर्थात शरारत है। ये जासूसों की शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। निठल्ला समझते हैं अर्थात खाली बैठे रहते हैं या बेकार समझते हैं। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। किस्म किस्म अर्थात तरह तरह से अलग अलग प्रकार की रोटी बनाने का इल्म, इल्म अर्थात ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया अर्थात प्राप्त किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे अर्थात पुतलियाँ हम पर फेर दिया ने हमारी ओर देखा। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर अर्थात तान कर बोले, आंखें निकाल कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। मियाँ नसरुद्दीन कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को हम और कहाँ लेने जाएंगे बताओ। नगीना साज यानी कि गहनों में नगीना लगाने वाले के पास जाएगा। आईना साज, आईना साज का अर्थ मतलब होता है आईना बनाने वाले। मीना साज, सोने चांदी के जेवर में मीना रंग करने वाले के पास जाएगा। या रफूगर, पुराने कपड़ों को धागे से सिलने वाला उसके पास। रंगरेज या कपड़े रंगने वाले के पास। या तेली तंबोली, तेली कहते हैं जो तेल बनाने का काम करते हैं, तंबोली कहते हैं जो पान बनाने वाला होता है उसको। तो क्या इन सब से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। ख़ानदानी अर्थात पारिवारिक पेशा अर्थात काम। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद अर्थात पिता, उस्ताद अर्थात गुरु। हमारे जो पिताजी थे, गुरु थे, उनसे ही हमने सीखा। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। पेशा अख्तियार करेंगे अर्थात किसी अन्य व्यापार को, पेशा अर्थात व्यापार को अख्तियार करना या अपना लेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वालिद मरहूम अर्थात उनके पिता जो दिवंगत हो गए थे, स्वर्गीय हो गए थे, उनके उठ जाने, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उन्हीं के ठिए पर अर्थात उन्हीं की जगह पर, उनके स्थान पर आकर बैठ गए आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लम्हा भर यानी क्षण भर के लिए गुम हो गई, कहीं खो गई। लगा शहरी गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वालों के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहेब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। मियाँ नसरुद्दीन अपने परिवार का परिचय दे रहे हैं जहाँ से उन्होंने ये हुनर सीखा था। वो कह रहे हैं कि हम उनके पिता थे मियाँ बरकत और उनके दादाजी थे मियाँ कल्लन, अर्थात ये मियाँ कल्लन के पोते थे जो वैसे ही मशहूर थे नानबाई वाले के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, लेखिका पूछ रही है कि आपको आपके वालिद और आपके दादा साहिब की कोई नसीहत याद हो तो हमें बताइए। तो मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं कि नसीहत किस बात की? नसीहत जो हुनर है, जो कला है, वो काम करने से आती है, नसीहतों से नहीं आती, अर्थात ज्ञान देने से नहीं आती है, उसको सीखना पड़ता है। बजा फरमाया है, बजा फरमाया अर्थात बिल्कुल ठीक कहा है, पर यह तो बताइए कि जब आप
हमने भट्टी की ओर इशारा किया। इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, अर्थात कोई तो बात आपसे कही होगी। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, अर्थात सांस ली, लंबी सांस ली, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। यहाँ पर कश लेने से तात्पर्य यह भी है क्योंकि जब लेखिका दुकान पर गई थी तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे, तो उसी के संबंध में यह आया है कि 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम, अर्थात ये अलिफ बे जीम जो हैं ये वर्णमाला के शब्द हैं। जब बच्चे उर्दू सीखते हैं, अरबी सीखते हैं, तो सिखाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो जो शब्द बोलते हैं उन्हीं को बच्चा वैसा का वैसा ही सीखने लग जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि हमसे जो कहा जाता है बचपन में पढ़ाई जब करते हैं तो वही हम पुनः दोहराते हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। हाथ सिर पे धरता है यानी मारता है, सिर पर मारता है और शागिर्द चुपचाप परवान चढ़ना, चेला जो होता है, शिष्य जो होता है वो परवान चढ़ता, उन्नति करता चला जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मतलब मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका से बात करते करते पढ़ाई का तरीके बता रहे थे और उस बात को कहते कहते ही बीच में ही उन्होंने मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। मीर साहिब मियाँ नसीरुद्दीन से कह रहे हैं कि हम सुबह क्यों नहीं आए, इसका कारण हम वापस लौट कर आएंगे तब बताएंगे। लेखिका पूछ रही है, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। सुकरात से तात्पर्य है, सुकरात होना मतलब ज्ञानी होना। सुकरात बहुत ज्ञानी थे, इसी संदर्भ में यहाँ पर उनके लिए सुकरात शब्द आया है मियाँ नसीरुद्दीन के लिए। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वो पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, यानी उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ जो बच्चा पढ़ा ही नहीं, सीधा तीसरी में उसको बिठा दिया। क्या हुआ उन 3 क्लासों का, उन 3 कक्षाओं का क्या होगा जो बच्चे ने पढ़ी ही नहीं? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो हम ही पर दागते रहे मतलब प्रश्न पूछते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? मतलब वो लेखिका से ही पूछने लग गए हैं पुनः कि आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ जो बच्चे ने पढ़ी ही नहीं। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, लेखिका कह रही हैं। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। शाही नानबाई मियाँ कल्लन, क्योंकि परिचय में उन्होंने बताया था कि उनके जो वालिद थे मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और फिर उनके भी वालिद थे मियाँ कल्लन, इसलिए मियाँ कल्लन के पोते हुए। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन के लिए बात आई है कि उन्होंने अपने बचे खुचे दांत, यानी क्योंकि बुज़ुर्ग हैं तो जो दांत उनके कुछ दांत गिर गए होंगे और जो बचे खुचे दांतों हैं उनसे वो खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? इस तात्पर्य ये है कि मियाँ नसीरुद्दीन कहना चाहते हैं कि यदि हम पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऐसे नहीं चढ़ते हैं तो हमें अनुभव नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक चीज़ें नहीं सीखते हैं तो हम कला के हुनरमंद नहीं बनते हैं।
मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, मंजे अर्थात कुशल तरीके से, मंजे अंदाज मतलब कुशल तरीके से कहा। कहने का मतलब, वालिद साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। कहने का मतलब, साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम से तात्पर्य है, पहला तालीम जो शब्द है उससे तात्पर्य है शिक्षा, और दूसरा तालीम है तरीका। यानी तालीम से अर्थ शिक्षा देने का तरीका भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने किसी भी कला को सीखा है तो किस तरीके से सीखी है। सिर हिलाया, है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खूमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। अर्थात हमने अगर ठेला लगाकर व्यापार शुरू नहीं किया होता तो हम इतनी बड़ी दुकान के मालिक कैसे होते। अर्थात हमारा जो अनुभव है वो छोटी चीज़ से शुरू हुआ है, छोटे काम से शुरू हुआ है। मियाँ को खूमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा अर्थात बात की दिशा मोड़ी। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका उनसे पूछ रही हैं। मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर ख़ानदानी नहीं। वो कह रहे हैं नानबाई तो बहुत सारे हैं लेकिन ख़ानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। चक्कर काट गई ने दिमाग में घूम रही है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। राजा के लिए आए हैं, शहंशाह के लिए। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका पूछ रही हैं नसीरुद्दीन से, मियाँ नसीरुद्दीन से, क्या उनसे ऐसी चीज़ बन पाई जो बादशाह सलामत पूछ रहे थे। क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही का मतलब बहुत तारीफ़ की, बहुत प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लगा कि इस बात से, ऐसी जो चीज़ बनाई जो न आग से पके न पानी से बने, तो ज़रूर कुछ नई बात पता चलेगी। तो रंग लाया अर्थात कुछ मज़ेदार बात हमें पता चलेगी, ऐसा उन्होंने सोचा। बेसब्री से पूछा, बहुत अधीरता से पूछा, वो पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोच में डूब गए। खोए मतलब डूब गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले अर्थात रूखेपन से बोले, ये हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। कर्तव्य अर्थात उनके कार्य पर ये पूरी उतरती है कि जो ख़ानदानी नानबाई है कुएं में रोटी पका सकता है। कुएं में रोटी पकाने का अर्थ है वो किसी भी परिस्थिति में रोटियां बना सकता है, इतना वो कलाकार होता है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि उन्होंने मजाक करने के तरीके से कहा लेखिका ने कि क्या ये कहावत सच्ची है या वैसे ही बना दी गई है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। यहाँ लौंडिया आया है लड़की के लिए। रुमाली रोटी जो बहुत पतली और बड़ी रोटी होती है उसको रुमाली रोटी कहते हैं, रुमाल की तरह। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत अर्थात कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे अर्थात ताजगी आ गई थी उनमें। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे।
वो कह रहे हैं कि मेरी जान तो नहीं लोगे, आप बात तो पूछ रहे हो, पूछ लीजिए। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। 70 के हो चुके अर्थात वो बता रहे हैं कि मेरी उम्र अब 70 साल की हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते हैं, वालिद मरहूम तो कूच किए। कूच किए अर्थात चले गए 80 पर, 80 साल के थे तब। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। मोहलत का अर्थ है हमें इतना समय मिले या ना मिले, पता नहीं। इसलिए आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची यानी कि राजकीय भोजनालय में उन्होंने काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। बेरुखी अर्थात उपेक्षा के भाव से। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। बाल की खाल निकालने का अर्थात अधिक बारीकी से आप क्यों जानना चाहती हो। हम खिसियानी हंसी हंसे। खिसियानी अर्थात शर्म से हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। उस वक्त से मिला लेते अर्थात किस व कौन से राजा के समय आपके बुज़ुर्ग रहे होंगे, ये बात हम पता लगा लेते। वक्त से मिला लेते, खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। खिल्ली अर्थात मजाक उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से, बहादुर शाह जफ़र की कोई और। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। अलट पलट के यानी क्या, बार बार एक ही बात पूछ रही हो। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। रुक्का अर्थात संदेश, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। वो कहना चाहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन की लेखिका को कौन सा जो बादशाह हैं उनको चिट्ठी पत्री भेजनी है कि आप बार बार उसी बात को पूछ रही हैं कि बादशाह का नाम बताओ, बादशाह का नाम बताओ। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। बिटर बिटर अर्थात एक टक। उन्होंने देखा मियाँ नसरुद्दीन ने कि लेखिका उनको देखे ही जा रही है, तो उन्होंने अपने कारीगर से बात करने चाहिए। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब, लेखिका पूछ रही हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काटती हो। फाँक ही काटती हो अर्थात अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून न छिड़ने का फैसला किया। दबे हुए अंधड़ के आसार से तात्पर्य है कि उनके अंदर जो तेज भाव आ रहे थे, तो उनको देखकर ये मजमून अर्थात ये विषय, ये टॉपिक या बिंदु छोड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा
ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी अर्थात क्या, ये शिष्य हैं आपके? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदा की मजूरी। हाँ, मजूरी अर्थात मजदूरी देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। इस विषय में उनको कोई रुचि बाकी नहीं रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजीबान, तुनकी, ये उन्होंने जो जितने प्रकार की वो रोटियां पकाते हैं उनके नाम बताए। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से ही पतली होती है, ऐसा उन्होंने कहा। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। मियाँ की आंखों के आगे कौंध गया यानी प्रकट हो गया, कुछ उनको दिखाई दिया। एक लंबी सांस भरी और फिर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। गुमशुदा यानी भूली हुई, कोई भूली हुई याद उन्हें ताज़ा हो गई। उतर गए वे ज़माने अर्थात चले गए, बीत गए। और गए वे कद्रदान, कद्रदान यानी जो कला के पारखी हैं, जो कलाओं की कद्र करते हैं, वो चले गए। वो ज़माने गए जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, अर्थात अब आजकल के लोगों में इन कलाओं के, रोटी पकाने खाने की कलाओं में अब रुचि नहीं रही, केवल पेट भरना ही उनका उद्देश्य रह गया है। तो इस प्रकार मियाँ नसरुद्दीन जो शब्द चित्र है, संस्मरण है, इस संस्मरण में लेखिका ने नसरुद्दीन के माध्यम से नानबाई की कला और उस कला को सीखने के तरीके के बारे में बात की है।